So, a real clash of civilization, the way you can put it, or the way you can name it. Where we discussed in our last class that in theory our findings presented by one of the American professor are perceived by the Americans, what we called self-perceived. उन्होंने खुद से perceive किया था, जिसमें से पहला हमने देखा कि क्लैश जो हुआ वो क्लैश नहीं था, वो तो क्रश किया वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने लेड बाय अमेरिका, और मुस्लिम सिविलाइजेशन, इस्लामिक मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि इस्लामिक तो ट्रू है ही नहीं, तो मुस्लिम सिविलाइजेशन, जो मुस्लिम आइडियाज थे, जो मुस्लिम आइडियोलॉजीज थी, यानी मुस्लिम आइडियोलॉजी क्या होती है, वो थोड़ी ओरिएंटल कल्चर होती है। ईस्ट का कल्चर और इस्लाम का कल्चर मोरलेस सेम है, दोनों में फैमिली फेथ को बड़ा एडमायर किया जाता है। देन जो एक ईस्ट वेस्ट की रिफ्ट है कि ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, दे कैन नेवर बी द सेम। तो उन्होंने उस नजरिए के तहत जो मुस्लिम कंट्री से उनको अंडर अटैक किया कि ये, और फिर एक हमने क्या कहा था कि दुनिया में 3 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, कैपिटलिज्म प्लस डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म लाइक चाइना, एंड इस्लामिक सिस्टम. What do I mean by the system? Political, economic and cultural are social as well. So इसको कहते हैं politico-economic social system. उसमें हमने देखा कि क्रैश ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन कैसे हुआ कि बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स पहुंचे हैं. You look at Egypt, you look at Syria, you look at Iraq. Total disaster, total chaos, destruction, anarchy. ये जो एनर्की वर्ड होता है, जिसे आप एनार्की बोलते हैं, ये ज़हन में रखा करें जो आप वोकैबुलरी पूछा करते हैं, कि ये जब आपके यहाँ कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम क्लियरली ना चल रहा हो, जिसे उर्दू में आप कहते हैं तवाइफल मलूकी. मलूकी यानी मलकियत, कौन हुकूमत कर रहा है, और तवाइफ का वर्ड कि जो किसी के पास ना हो, पता नहीं चल रहा जी रूल कौन कर रहा है. जी अब अफगानिस्तान में पहली दफा देखा है 2 सदर दावा कर रहे हैं. अच्छा, उनके कब्जे में बमुश्किल 20% इलाका है, तो बाकी इलाका भी उनके कब्जे में नहीं है. तो अफगानिस्तान का सबसे पहला क्राइसिस क्या है? एनर्की. ये वही वर्ड है जिसे आप एनार्की कहते हैं. सो जब ये ना पता चले कि रूल कौन कर रहा है, किसकी हुकूमत है, तो उसको फिर आप एनर्की कहते हैं. क्योस होता है बेचैनी, कशमकश. क्योस पाकिस्तान में भी पाया जा रहा है, नहीं पता चल रहा जी डॉलर किधर जा रहा है, महंगाई किधर जा रही है, जिस चीज का आप लेते हैं वो नोटिस, वो चीज महंगी हो जाती थी, उसे आप परप्लेक्सिटी कह लें या क्योस कह लें. तो इन वर्ड्स को थोड़ा केयरफुली इनको समझा करें. जिस तरह एवरी नाउ एंड देन हमारी आदत होती है कि हम ऐसे ही कह देते हैं यार फलां बंदा बड़ा सोबर है. अगर आपको सोबर के मीनिंग है जिसे आप कहते हैं, अगर उसे एग्जैक्ट पता चल जाए तो वो अच्छा खासा माइंड करेगा. बेसिकली सोबर का वर्ड वेस्ट का कल्चर में उस बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कम से कम ड्राइव करते हुए ड्रिंक ना करे, तो उसको फिर कहते हैं कि बंदा सोबर है, जिससे वर्ड सोबराइटी होता है. चले, वक्त मिला तो ग्रामर और वोकैबुलरी की क्लास भी करेंगे. सो उन्होंने, अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्या टारगेट क्या था अमेरिकन का. तो उनका टारगेट ये था कि ऑल दोज who are not like us. What did I say? Who are not like us are a kind of opposition to us. अब मुसलमानों का ना तो उनसे मुकाबला मुआशी है, अस्करी तो है ही नहीं, मिलिट्री, तो बचता कौन सा था? सोशल, कल्चरल, इडियोलॉजिकल.
क्या था मुसलमानों के पास? फैमिली, फेथ, दोनों चीजों को टॉप पे रखते हैं. एंड वेस्टर्न वर्ल्ड is categorically against these two institutions. Long story short, आपको सारी बात समझ आ जाएगी. Because they are secular countries. When you say in 3 words, पहले आप ना लेक्चर को समझे, जितना आता है एंजॉय करें. मतलब टेंशन लेके ना करें कि मैंने साथ साथ नोट करना है. ये अपलोड हो जाएगा तो सारा कुछ मिल जाएगा. रिलैक्स होकर सुने. उससे ये होता है फिर मैं ज्यादा बोल पाता हूँ. What are the contours or salient features of a Western world? Western world is a brand of what? Secular society, feminist society, democratic society, and capitalist society. And out of these, liberal, when you say liberal, mean you are trying to avoid the dominance or the kind of role a family plays in any of the Eastern world country or Muslim country. And that is a point of trouble for them. Okay, look, they are not like us. They are having a different kind of psychological makeup or social fabric. You see, I mean, आप उनकी तरफ देखते हैं कि यार ये देखो, इनका पीने का पानी साफ है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके यहाँ बिजली नहीं जाती, इनके यहाँ बेरोजगारी अलाउंस मिलता है, एजुकेशन कितनी एडवांस है, सारी सहूलियात हैं, खाना मिलावट वाला नहीं है, सब कुछ है. क्या ईस्ट के पास, अब ईस्ट में पर्टिकुलरली मैं मुस्लिम वर्ल्ड को लेके आ रहा हूं, क्योंकि सारे ही मुस्लिम कंट्री सिवाय बोस्निया हर्जेगोविना या अल्बानिया के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ईस्ट के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपकी क्या चीज है? एक आपका फैमिली सिस्टम, एक आपका फेथ का सिस्टम. दैट्स व्हाई दे ट्राई टू, I mean, annihilate, disturb, put you in a cultural chaos, identity crisis, psychological affairs. They are all created by this. You remember? You deify, you almost worship some personality. Say it's Sir Allama Iqbal. He is, I mean, a genius of international level. There is no second thought about this. But they try to, I mean, distract your thoughts, your views. It's been 73 years. Pakistan came into being, got separated into 2 parts. अब पाकिस्तान बनने के बाद कितने आइडियाज दुनिया में आ गए, कितने सिस्टम दुनिया में आ गए, बच गया. सबसे ज्यादा जंगें लड़ने वाला ये मुल्क है. लेकिन अभी तक आपके यहाँ बड़े बड़े बोलने और लिखने वाले एक ही बहस करते रहते हैं, पाकिस्तान बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए. So do you think this debate carries some value? Nonsense. Just to disturb you people. You put you in a chaos, put you in a crisis, perplexity. तजब्जब में लाना आपको, आपके फेथ को. अच्छा, फेथ से आपको हटा तो नहीं सकते, तो क्या किया हुआ है? स्पॉन्सरशिप टू टेररिस्ट, सॉरी, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस. आई मीन पोर्ट्रेइंग मुस्लिम्स एज टेररिस्ट. कुछ बातें पिछली वाली रिपीट हो रही हैं. बड़े एक छोटा सा वाकया से होता है कि आपको समझने में आसानी होती है. इट्स ऑलमोस्ट 20 years बैक इंसिडेंट के 2 नॉर्वे से, यूरोप से थे, ये 2 रिसर्च स्कॉलर. वो आए मेरे एक उस्ताद के रेफरेंस से. उन्होंने कहा जी हमने कुछ डाटा गैदर करना है जॉइंट फैमिली सिस्टम के मुतालिक आपका. मैंने कहा जी पूछिए. तो उन्होंने कहा जी कि वो कहते हैं वी हैव हर्ड grandson and granddaughter, son and grandfather live under the same roof. कि परदादा और पोता हमने सुना है कि आपके यहाँ तो एक ही छत के नीचे रहते हैं.
मैंने जाहिर है पैंट शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने अपना ना एमफिल का थीसिस निकाला। मैं अभी यूनिवर्सिटी में आया तो मैं पार्ट 1 में था, मेरे दादा की डेथ हो गई, मेरी उनसे बड़ी अटैचमेंट थी, तो वो मैंने उनके नाम डेडिकेट किया हुआ था। विच आई शोड देम, हैंडेड ओवर देम कि जी ये देखें कि मैं एक टोटल, मैंने कहा जी लिबरल टाइप का बंदा हूँ, घूमना फिरना, मैं कोई रिजल्ट सा आदमी नहीं हूँ, तो आप देखें कि मेरी अपने दादा से इतनी ज्यादा अटैचमेंट है। और बाय चांस मेरे परदादा की एक फोटो मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा जी ये मेरे परदादा है, एंड यू डोंट नीड टू बी दैट वंडरसम, आई एम वन ऑफ दोज, आई वाज grand son, and I have seen grandfather, and I have my memories with him. Believe you me, they were shocked. तो मैंने उन्हें कहा कि आपने अगर उनको अरेंजमेंट करना है, आपने पूछना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर बड़ी कॉमन सी बात है। उनका तो क्वेश्चन ये था, फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारा जो फैसलाबाद में घर रहा है उसमें मेरे वालिद साहब यानी हमारी फैमिली और हमारे 2 चचा, हम एक ही घर में रहते हैं। तो उनके लिए ये अनबिलीवेबल स्टफ है। मतलब मैं आपको 2 वर्ड बताता हूं, बल्कि आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरप्राइज एंड अमेजिंग? टू बी सरप्राइज्ड और टू बी अमेज्ड? शाबाश। मैंने आपसे पूछा है, हेलो पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तानियों जागो। डिफरेंस लिखें, जागे जागे। मैं आप लोगों को थोड़ा एक्टिव रखता हूं साथ के साथ। आप पैसिव लिसनर ना हो, पैसिव पार्टनर ना बने, एक्टिव बने। जो भी आपके ज़हन में आता है मैसेज करें, या कोई एक स्पीकर ऑन करके बोलिए। Amazed in positive sense and surprise is shock. Okay, something sudden happen is surprise, and amaze is to be admired with thing. Surprise sudden now. और कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे, नेट से तो नहीं देख रहे हो, जवाब नहीं दे रहे मुझे? छोड़ो, अब मैं किसी का और जवाब लूंगा। 3 लोगों ने जितनी एफर्ट करनी थी कर दी। लिसन नाउ, it will add to basic level words to your word bank or to your vocabulary bank. सरप्राइज कम हैरान कुन होता है, बड़ा आराम से समझ लो। अमेजिंग जिसकी बिल्कुल ही तवक्को ना हो आपको, उसको आप कहते हैं अमेज्ड। सरप्राइज, आपका कोई दोस्त है, दोस्त आपको पता है बड़े कमीने होते हैं, तो मतलब कभी कभार चाय पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, बर्गर खिलाता है, ट्रीट देता है। स्टूडेंट आदमी की यही दुख होती है ना जी। तो वो अगर महीने में कहीं लिफ्ट कराता था, तो अगर महीने में 2 दफा वो आपके पास आ जाए, लो यार मैं आपके लिए ये लेके आया हूं, मिलके खाएंगे, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जो इतने कमीने होते हैं कि वो घर से नियत करके निकलते हैं कि अपने पल्ले से सिर्फ ताजा पानी पीना है। तो ऐसा बंदा, माजरत अगर आप में कोई शेख हो, जो कि शेख कारोबारी ज़ेन के लोग होते हैं और ये कुछ नहीं देते, खिलाते पिलाते और खर्चा बड़ा कम करते हैं, तो आपका ऐसा दोस्त या आपकी ऐसी फ्रेंड जो इतनी कमीनी हो कि बताए ना कि सस्ता सूट कहां से मिलता है, और वो आप यूं समझे कि सस्ता सूट बताना तो दरकिनार, वो आपके पास लेके आ जाए, तो यानी जिससे बिल्कुल ही तवक्को ना हो, तो देन यू विल बी अमेज्ड। So you would say like this, well, Mr. Number 1, you are serving me a cup of tea twice, rather it's 3rd time in the same month. I am surprised. Next day or after a few days, here happen to be the rare miser stuff. He or she comes with a cup of tea, I mean with some nuggets or some nuts. Then you will say, oh my God, you are serving me this particular thing. It is amazing.
अब भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक लतीफा बड़ा इनडिसेंट सा है थोड़ा सा, लेकिन उसे आपको याद रहेगा। एक प्रोफेसर साहब थे, तो वो ना अपनी, ये जिस तरह किताबों में लिखा है, जो मेड थी घर में काम करने वाली थी, उससे ना कोई रोमांस फरमा रहे थे, वो गपशप कर रहे थे, चाय बना रहे थे, मिलजुल के एक दूसरे के मुंह में बिस्किट डाल रहे थे। तो ऊपर से उनकी बीवी आ गई, तो आगे कहती है, ओह माय गॉड प्रोफेसर, आई एम सरप्राइज्ड, व्हाट अ सिली स्टफ, व्हाट अ फिल्थी स्टफ, यू शुड बी अशेम्ड, आई एम सरप्राइज्ड। वो आगे से कहता है कि ओके, आई वाज, यू हैव गॉट मी रेड हैंडेड, बट आई एम मोर वरीड अबाउट योर लैंग्वेज। वो आगे से कहती क्या हुआ? वो कहता है, तुमने मुझे जिस हालत में पकड़ा है ना, तुम्हें चाहिए था कि तुम वर्ड यूज करती कि आई एम अमेज्ड टू सी दिस। कि तुम्हें इसकी बिल्कुल ही तवक्को नहीं थी, क्योंकि सरप्राइज कहने से तो मेरी बेइज्जती हो रही है, इसका मतलब है कि तुम्हें तवक्को थी लेकिन तुम सिर्फ सरप्राइज हुई हो। मैं मतलब ये कर बैठा हूं ये गलत हरकत, तो यू शुड से कि आई एम अमेज्ड। देखिए, वोकेबलरी की आप लोग बात करते हैं, फिलहाल हम ऐसे पढ़ रहे हैं। वोकेबलरी जो होती है ना, वो एग्जाम्पलीफाई करके, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे के, वो उस वर्ड को उधेड़ के बताई जाए तो वो याद होती है। ये जो हम कह देते हैं ना, प्रोफेसर मेरे कुलीग हैं कि रोज के 4 वर्ड याद करो, रोज के 4 वर्ड कोई याद यूज नहीं होते, वो फिर हो जाते हैं तो वो कहीं आपके इस्तेमाल नहीं आते। अब मैंने आपको डॉग इन द मेंजर बताया, मैंने आपको सिटिंग डक बताया, आज आपको मैं सरप्राइज और अमेजिंग बता रहा हूं। एक मैंने आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट बताया था, ये नहीं भूलेंगे। और आपको बस इस तरह के कोई 100-150 वर्ड आपके पास हो तो वोकैबुलरी का झगड़ा निकल जाता है, तो वो आपको नहीं भूलेंगे। अब आज के बाद आपको सरप्राइज और अमेज नहीं भूलेगा। थैंक यू। सो अब वो लोग कहते हैं, देखिए जो रिचनेस है ना, एक होती है इकोनॉमिक रिचनेस, एक होती है साइकोलॉजिकल रिचनेस, जिसे आप कहते हैं फील गुड फैक्टर, टू बी सेटिस्फाइड, टू बी कंटेंटेड, इत्मीनान होना। मतलब उसके लिए एक और उर्दू का वर्ड भी होता है कि आप जिससे ना मतलब मुतमिन हो, मतलब आप मुतमिन है, ओके यार मेरे पास मोटर बाइक है, कोई मसला नहीं, वो तो ये मेरे पास सिंपल सी फूड है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार मुझे बीमारी कोई नहीं है, मुझे ना शुगर है ना कोई और झगड़ा है, मुझे नींद सुकून की आ जाती है, या मैं कोई नींद की गोली शोली नहीं लेता। तो ये भी एक तरह की रिचनेस है। अब इशू ये है कि जब वो वेस्ट वाले हमारी तरफ देखते हैं, मतलब देखिए ना, एक बंदे के पास सब कुछ है, एक बंदा, उसके 2 यतीम बेटे थे, तो वो पढ़ाया लिखाया उनको, ओहदों पर गए और सारे अपने अपनी जगहों पे जाके सेट हो गए, और पीछे जो अम्मा है या अब्बा है, दोनों में से एक है कोई, वो बेचारा घर में अकेला रह रहा है। तो फिर आपके ख्याल में उससे ज्यादा गुर्बत का लेवल होगा किसी और का? मतलब आपको पता है वेस्ट के अंदर पालतू कुत्ते ज्यादा क्यों पाले जाते हैं, बिल्लियां? इसलिए कि वो फील करना चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई हो। हमारे यहाँ एक और कल्चर है, मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई, दोस्त है कोई, तो वो आपका सरमाया होता है, वो आपको अपना फैमिली मेंबर बना लेता है, वो आपका फैमिली मेंबर बन जाता है, वो आपके घर में आता है, रहता है, कोई उससे पर्दा ना आप करते हैं ना आपके घर वाले, जब आप जाते हैं ना उसके घर वाले। तो मतलब आई एम डैम लकी कि मेरे पास भी ऐसे 1-2 ही हैं दोस्त, बस 1-2 ही होते हैं। अली साहब हैं इस्लामाबाद से, तो ही इज माई फैमिली, आई एम हिज फैमिली। तो वो फिर आगे वो लोग ये कहते हैं कि यार नहीं, ये कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उनको जब आप कहते हैं, ये मैं मतलब जो खुद एम्पिरिकल एविडेंस है कि मैंने देखा, तो अमेरिका से एक प्रोफेसर, मैंने पहले भी बताया था, वो यहाँ पे आता था, एयरपोर्ट पे उठते थे, उससे फोन करना, उसको जब मैं बताता था कि आई एम लिविंग विद माई मदर, तो उसने जब मुझे कहा योर मदर लिव्स विद यू, मैं नो करेक्ट इट, आई लिव विद माई मदर, ही इज सेंटर ऑफ माई लाइफ।
Okay, your family. I go, no, don't have any other family. I'm bachelor. So your sole purpose is your mother? Yeah. खत्म. One cannot believe this. अच्छा, गपशप नहीं कर रहा, एक आपको वाकया सुना देता हूं. एक पाकिस्तानी पायलट लुफ्थांसा में, वो भी पायलट था, उसके साथ एक अमेरिकन था. वो जहाज चला रहा था, उतरे तो उसके पास गाड़ी नहीं थी. पाकिस्तानी पर जो था ना पायलट, उसने उसको ऑफर किया कि यार मैं तुम्हें ना तुम्हारे घर तक लिफ्ट दे देता हूं. तो वो को आध पौन घंटे की ना ड्राइव थी. आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि उस पायलट ने चूंकि इंसिस्ट किया कि आओ तुम्हें मैं छोड़ दूं, तो उसने बकायदा ऑफिस में कंप्लेन की कि मुझे इस बंदे पे डाउट है, ये कोई मशकूक सरगर्मियां करता है. अगले दिन थोड़ी सी उससे हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन पूछी गई, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारा आम सा कल्चर है कि आई मैं आपको छोड़ देता हूं, ये वो. तो फिर उन्होंने कहा कि यहां ऐसी बात ना किया करो, बिकॉज वी डोंट हैव सच कल्चर. सो ये इश्यूज हैं. सो वो जब आपकी फैमिली, मैंने सारी तुमहीद अब आपको समझा दी कि लोगों को यही नहीं समझ आती कि वाई वेस्ट हैज ब्रॉट मुस्लिम वर्ल्ड अंडर अटैक. और आज के बाद आपको भी ये थॉट, परसेप्शन, कॉग्निशन, कॉग्निटिव क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि ओके, वाई आर दे टारगेटिंग अस. और ये ऑलमोस्ट आपके मुस्लिम कंट्रीज का कल्चर है. सऊदीया में थोड़ा डिफरेंट नेचर का है, मतलब वहां पे कोई नहीं ये सोच सकता. रादर आपको भी याद है दादी अम्मा, दादा अम्मा, नानो नानी, वो उनको खिलाना, उनके साथ अटकेलियां करना, उनकी जिद करना. नहीं, में वहां पर ये कुछ नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट है. सो ये वो सिविलाइजेशनल क्लैश है जो अमेरिकन परसीव करते हैं. अब मैं रुकता हूं कि आपको थोड़ी समझ आ जाए. देखिए ना, एक जगह, एक घर में एक हिंदू हो, एक मुसलमान हो, एक यहूदी हो, तो आपके ख्याल में गुजारा आसानी से हो जाएगा? नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी. तो वो कहते हैं यार दुनिया में जो कल्चरल सिस्टम है वो वही चलना चाहिए जो वेस्ट के अंदर है. साउथ अमेरिका उनके साथ है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, यूरोप उनकी कॉपी है. इंडियन काफी हद तक सरेंडर कर चुके हैं. इसीलिए वो इंडियंस को पता क्या कहते हैं? स्विंगिंग सिविलाइजेशन. This is exact name which they give to the Indians. Swinging civilization. Swinging क्या होता है? झूला झूल रहा है. अब झूला किधर को जाएगा? खाली झूला जिधर की हवा होगी. तो इंडिया, जापान के लिए भी सर वो तकरीर नहीं, उनको सिविलाइजेशन तो उन्होंने अलहदा रखा हुआ है क्योंकि वहां पे कुछ ईस्टर्न कल्चर है, लेकिन वो ज्यादा थ्रेट नहीं फील करते. वो कहते हैं ठीक है, ये डेमोक्रेटिक तो है ना, सेकुलर तो है ना, और कैपिटलिस्ट भी है, तो ठीक है, थोड़ा सा और अगर झगड़ा है तो खैर है. सो अब मुझे कोई यस नो में बताइए कि अब आपको समझ आई है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जब से रूस टूटा था क्या थी? कोई मुझे आंसर कीजिए. होप कि अब आपको क्लैरिटी, मैंने मिसालें देके, वाकयात सुना के, तो ये देखे दादी अब्बा नानी अम्मा और आपकी अम्मा करके मैंने आपको सारा फलसफा समझा दिया. दैट्स व्हाई ऑल द एनजीओज वर्किंग इन पाकिस्तान. अब पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म दो तरह का है, एक राइट का वो मजहब के नाम पे होता है, एक लेफ्ट वाला है. लेकिन ना एनजीओज वाले भी तो गलत करते हैं. क्या गंद बला हमारे मुआशरे में. मतलब मैं अगर आप अलाउ करें तो एक बात जो आपको और समझा सकता हूँ. 1997 और 98 जब मेरी टोटल पे आप चले जो भी थी, मैं 17 ग्रेड में था. सेम थिंग, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और आइडियोलॉजी, सेम थिंग. एक साहब आए, यह मैं वाकया आपको पर्टिकुलरली इसलिए सुनाने लगा हूं, किताब अभी तक मेरे पास पड़ी है. अब उनकी ऑफर सुनिए आप. उनकी ऑफर मुझे ये थी कि ये किताब है, यूनाइटेड नेशन में वो उन्होंने अपेरेंट उनकी आइडेंटिटी, प्रोफेसर साहब आप ये किताब छापें, कहीं से भी छपवा लें,
जहां से छपेगी वो कॉस्ट जाहिर है पब्लिशर की, और किताब छपवाना तो कोई काम नहीं है। आप आज कोई किताब छाप दें, असल झगड़ा तो होता है किताब का बिकना। किताब का एक एडिशन होता है 1000 कॉपी का, और कहता है जब आप ये किताब छपवा लेंगे तो हम आपसे 5000 कॉपी उसी वक्त खरीद लेंगे। मुझे डाउट हुआ कि ऐसी यार इतनी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आई थॉट कि शायद इनको कोई यूनिवर्सिटी के लेक्चरर था का ना नाम चाहिए होगा। होता है ना, एक बंदा काम कर लेता है तो फिर वो पेनी, या मुझे को-ऑथर रखेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, आप मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा जी हम 2 दिन बाद आएंगे। साथ मेरा एक स्टूडेंट था, वो भी उसी एनजीओ में काम करता था, इस्लामाबाद से वो लोग। मैंने जब उस किताब को खोला तो उसके 200-250 पेज सिर्फ एक चीज से रिलेटेड थे, हाउ टू गेट डिवोर्स। डिवोर्स हासिल करना पाकिस्तानी आइन के तहत, इस्लामी कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉज के तहत कहां कहां कितना कन्वीनियंट है। बल्कि तकरीबन वो इस स्टाइल से लिखी गई थी कि आपको तलाक के मसले पर उकसाया जाए। अब 5000 कॉपी का को अगर मैं आज के हिसाब से लगाऊं तो अगर उसकी कीमत, उन्होंने कहा जी अच्छा वाला कवर ये वो, तो आज के हिसाब से उसकी कीमत कोई 1500 रुपया तो बनेगी। अब 1500 में से जो रॉयल्टी मिलती है ऑथर को 15 से 20% होती है। तो आप 1500 को 1500 से जरब दे लें, या 15 से 5000 से, सॉरी नहीं, 1500 में से 15%, वो 15×5 = 75 को 101 रुपया बना। तो 100 रुपए को आप जरब दे लें, अल्लाह आपका भला करे। 100 रुपया नहीं, 150 पौने 200 रुपया बनता है। 150 200 रुपया, 200 रुपए को आप 5000 से जरब दे लें, यानी मुझे बैठे बैठे नाम दे के आज के हिसाब से 10 लाख रुपया। लेकिन क्या, एक तो मैं उनकी लॉबी में चला जाऊंगा, मैं उसी आइडिया का प्रचार करूंगा। वो किताब अगर कंट्रोवर्शियल भी होती है तो नाम किसका लगेगा? मेरा लगेगा। दिस इज हाउ, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, मीडिया के लिखने वाले, बोलने वाले, सब आपका वो जो है, वॉल्यूम बढ़ा दे। वॉल्यूम तो फुल है जी मेरी तरफ से, आप लोग अपना चेक कीजिए। सो ये था जी क्लैश वेस्ट का मुस्लिम सिविलाइजेशन से। अब वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना, which is real clash because both are of the same muscles. Number two, it is also called revival of Cold War or new Cold War. इसको नई सर्द जंग भी कहते हैं, और इसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या रियल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और जिस तरह आपकी वो मूवी है नहीं होती, क्लैश ऑफ टाइटन्स, क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्टफ लाइक दिस। सो अब ये स्टार्ट हो रहा है। अब आपका ये टॉपिक करंट अफेयर्स का भी है, और ऐसे में मेरा गेस है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। कोविड तो जाहिर है एक पिटा हुआ टॉपिक होगा ही होगा। कोविड के अलावा जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं, तो वो मेरा आपको ये है कि ये वाला टॉपिक जो है आप इसको ग्रिप कीजिए, इट विल पे यू अलॉट। अब आप देखते हैं जी कि हाउ इज इट गोइंग टू हैपन बिटवीन USA and China. First thing is, who are on the side of USA? USA and its allies. एक बात याद रखा करें, थ्रू आउट द हिस्ट्री जो साइको फ्रेंड है, थ्रू थिक एंड थिन, ऑल सीजन, ऑल वेदर फ्रेंड, वो यूके है। यूके वाले एक चीज पे बिलीव करते हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिकन जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। यूएसए इज अ चैप्टर ऑफ यूके हिस्ट्री। आपको ये तो अंदाजा होगा कि अगर अमेरिका किसी की कॉलोनी रहा है तो वो यूके की रहा है।
सो योर यूके के लोग ही वहां पे, यूके की नस्ल के लोग ही, यूके फिर फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। सो वो सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जर्मनी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में तो देखे ना जी, जर्मनी ही बैंड बजाया था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के पहले जर्मनी 2 हिस्से हुआ, फिर एक हुआ। खैर अब वो कहते हैं कि ये हमारी तरह का है, मतलब जो है ना यूरोप, यूरोप और वेस्टर्न लॉबी, जिसे आप वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं, इनफैक्ट इट इज कॉल्ड क्रिश्चियन क्लब। इनके अंदर हर चीज एक है, इनकी रेस एक है, इनका रिलीजियस का परसेप्शन एक है। दे आर सेकुलर, दे आर फेमिनिस्ट, दे आर ऑल कैपिटलिस्ट, दे आर ऑल ककेशियन वाइट पीपल, सब एक है। बंदा नॉर्वे में रहे, डेनमार्क में रहे, हॉलैंड में रहे, बर्तानिया आ जाए, फ्रांस आ जाए, अमेरिका चला जाए, लैंग्वेज के अलावा कोई बैरियर नहीं है वहां पे। सो दे आर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। यार मेरी तरफ से तो जा रही है पूरी, क्या हुआ है? फ्रॉम माई साइड इट इज फुल, व्हाट शुड आई डू? सर अब ठीक हो गई है। हो गई है? अच्छा। सो आज आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब आपने वेस्टर्न ब्लॉक कहना है, वेस्टर्न ग्रुप कहना है, जो कि एडवांस मोड ग्रुप है दुनिया का, तो ये यूरोप के मुल्क, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप क्या है? यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, उसमें अल्लाह आपका भला करे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, थोड़ा वो नॉर्थ यूरोप है, लेकिन वो वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर, यानी ईस्ट और वेस्ट के जुमरे में। यानी थोड़े से जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं उनको वो इतना नहीं मानते, ये हंगरी है, ये रोमानिया है, ये यूगोस्लाविया है, ये जो दूसरे हैं, ये छोटे छोटे मुल्क हैं और इतने एडवांस नहीं है, बट दे आर आल्सो लाइक माइंडेड। प्रॉब्लम उनमें सिर्फ एक है, रिफ्ट लैंग्वेज का, क्योंकि यूरोप में जितने मुल्क हैं उतनी ही जुबानें हैं तकरीबन। अब पहला जो बैटल होगी, पहला जो बैटल ग्राउंड होगा चाइना और अमेरिका का, दैट विल बी यूरोप। ऑल्दो दे आर टोटली ऑन अमेरिकन साइड। नाउ रिमेंबर or focus on this particular argument which I am going to narrate. मजहब भी एक हो, जबान भी हो, नस्ल भी हो, जो भी मैंने क्वालिफाई किया अपना आर्ग्यूमेंट, बट if your economic interest is somewhere else, then you forget all these. आप कहते हैं hell with religion, I mean commonality, रेस भी एक है, सारा कुछ एक है, रोटी कहां से मिलेगी? इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक ही होता है दुनिया में, इकोनॉमी, when it's a human nature. अब ये जो कादियानियत की मैं मिसाल आपको देता हूं, बड़ी माजरत के साथ, आपके बहुत सारे मुसलमान अहले ईमान क्या करते थे? FIR कटवाते थे, जर्मन एम्बेसी जाते थे, खास तौर पे फ्रेंच एम्बेसी या बरतानिया की, और कहते थे कि मैं अहमदी मुसलमान यानी कादियानी हो गया हूं, मेरी जान को यहाँ खतरा है। वीजा लेते थे और बाहर चले जाते थे। इट्स अ बिटर रियलिटी। आपको बात तलख लगे तो मैं माफी चाहता हूं, बट इट्स reality. Same is gonna happen in US-Chinese tussle, that Chinese will have to choose which way is going to give you more financial benefits. And interestingly, it is China. China is closer to them. ये अगली दफा से कोशिश, या लेक्चर के बाद कोशिश कीजिएगा, नक्शा पढ़िएगा। लाइक जर्मनी तक तो चाइना ने अब रेल ही चला दी है, और अगर रेल चल पड़े तो आप समझ लें कि समुद्र के पास बाद ये दूसरा सबसे महफूज और सस्ता जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का। जर्मनी ने थोड़ा सा टिल्ट लेना शुरू कर दिया है टुवर्ड्स चाइनीज। सेम इज लुकिंग अबाउट फ्रांस ग्रेजुअली, और यूरोप के अंदर, आज यूके नहीं है, यूके इज ऑन
अमेरिकन साइड स्टिल। जब आपकी लड़ाई होती है ना, या फाइट होती है, या कंपटीशन होता है, तो यू नीड एलाइज कि आपके साथ कौन है, कौन आपकी फेवर करने को तैयार है, कौन आपसे चीजें खरीदने और बेचने को तैयार है। सो वेस्ट इज टेकिंग अ शिफ्ट। देन लुक एट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इकोनॉमी वाइज ना सी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें। यू लुक एट ईरान, यूरोप से अब निकल आए, एशिया, दूसरी लड़ाई एशिया के लिए। अच्छा, अब आप थोड़े वो इश्यूज समझ लीजिए, कोर इश्यूज, कि व्हाट इज टेकन रॉन्ग बाय अमेरिकन्स, और wrongs of China, or mistakes of China, loopholes or faults of China, up to Americans, the way Americans perceive. They believe first fault about China. देखिए ना, जापान के साथ भी तो कोई गुजारा करते ही रहे ना, लेकिन पहली बात तो ये कि जापान कभी इतना जाइगेंटिक नहीं हुआ था। मतलब जब चाइना नहीं था नंबर 2 पे, उस वक्त जापान होता था। बट चाइनीज आर, अच्छा, जापानीज कभी भी सुपर पावर नहीं बने। सुपर पावर का मतलब समझा करें, एक ऐसा मुल्क जो इकोनॉमी वाइज एडवांस्ड हो जाए और मिलिट्री मसल की सेंस में भी एडवांस मोस्ट हो जाए, जो कि जापानीज ने ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज किया हुआ है, चाइनीज ने नहीं किया। अच्छा, उनको पहला इशू चाइनीज के साथ ये है कि चाइनीज आर एशियन, और एशिया और यूरोप की लड़ाई तारीखी लड़ाई है, हुई इतनी ज्यादा भले नहीं, लेकिन समझी जाती है, क्योंकि यूरोप वाले, यूरोप और अमेरिका तो एक समय, वो साउथ अमेरिका से नहीं डरते, वो अफ्रीका से नहीं डरते, ऑस्ट्रेलिया भी उनका ही एक चैप्टर है, ये ऐड कर ले कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी है बरतानिया का, उनका झंडा उसकी तरह है, उन्हीं की कॉलोनी रहे, इन्हीं लोगों ने जाके उसे आबाद किया था। सो ट्रबल या पोटेंशियल राइवल इन द आईज ऑफ वेस्ट is only one area, and that is Asia. Asia is the largest continent of the world, both in terms of population and area. Asia is half world. Population of Asia becomes well above 55% of the world. यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ एशिया में रहती है। एरिया कोई 29-30% है इनका। अच्छा, प्रॉब्लम है कुछ एशिया में, विच अमेरिकन्स ट्राई टू कैश ऑन। आप आज के बाद गौर कीजिएगा, नक्शा सामने रख के, कि दुनिया की 90% लड़ाइयां एशिया में हो रही है, बिकॉज मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज आर एशियन कंट्रीज। एक वो लिबिया मैंने आपको बताया, वो एशियन नहीं है बट नियर एशियन। एक इजिप्ट है, बाकी सारे मुस्लिम कंट्री कहां हैं? एशिया में। नाइजीरिया वगैरह भी हैं, चले ठीक है, नीचे वो सोमालिया वगैरह, लेकिन जो मेजर ट्रबल, मसलन ट्रबल्स कहां हैं? पैलेस्टाइन। गूगल ने भी क्या किया, पैलेस्टाइन का वर्ड ही गायब कर दिया गूगल से, आपको साइकोलॉजिकल टॉर्चर देने के लिए। भाई दोनों मुल्क एग्जिस्ट करते हैं, अभी तो इसराइल को नाम मानने वाले ज्यादा हैं, तो आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो करते हैं। अब आप देखिए, गिनिएगा, पैलेस्टाइन और कश्मीर ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे इंटेंसिव फड्डे हैं। इसी तरह दुनिया का तीसरा बड़ा फड्डा जो मुसलसल जहां चला आ रहा है वो अफगानिस्तान है। इसके बाद दुनिया का सबसे पुराना और रिजिड जो बॉर्डर हॉट है, आई बॉल टू आई बॉल है, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का है, हर वक्त खतरा। फिर किसका फड्डा है? इंडिया और पाकिस्तान का, रोजे अव्वल से चला आ रहा है, चल रहा है, चलता रहना है। अगला फड्डा किसका है? चाइना एंड इंडिया। देन ये अजरबैजान और आर्मीनिया ने भी लड़ना शुरू कर दिया।
यमन सऊदिया, ईरान सऊदिया, ये भी फटा है। सीरिया तो आपने तबाही कर दिया, इराक भी आपने तबाही कर दिया। 95 से 98% टर्की एशिया में है, वो भी खटकता है उनको, वो एक पोटेंशियल पावर है। सो भाई, दुनिया की सारी लड़ाइयां, सारे फड्डे एशिया में ही होने। दिस इज नॉट बाय चांस, दिस इज ऑन पर्पस। मैं आपको वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूं, सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स, और रिमेंबर माय वर्ड्स। ये जो मैं आपको हकायक बता रहा हूं, इन्होंने तकरीबन करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे राइटिंग हर जगह घुस जाना ना इन्होंने। और ये वो मैंने आपको पहले भी बताया, ये को 50-60 आइडियाज ही होते हैं, उन पे बंदा खेल जाता है। सो अंडरस्टैंड दिस। होप आपको समझ आ रही होगी। फटा फिर क्या, आप कहेंगे जी वेस्ट को झगड़ा, वेस्ट को झगड़ा ये भाई कि जिस दिन एशिया एक होता है, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन, इट वुड बी द लार्जेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। Traditionally, there was only one leader in Asia, which was supposed to lead Asia, and that was Russia. वो उस वक्त कर सकता था, लेकिन उसका स्टाइल डिफरेंट था। वो बस अपनी फौजें चढ़ा देता था, वो कहता था कम्युनिज्म लाओ, बाकी कुछ करो ना करो। अब वो रशिया की जगह चाइना आ गया है। फर्क इतना है न्यू कोल्ड वॉर में, और इसीलिए इसे कोल्ड वॉर कहा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी लड़ाई नहीं होगी इनकी। कोल्ड वॉर इसी तरह होती है जो विदाउट बुलेट। एशिया में या पूरी दुनिया में रूस रकबे के एतबार से सबसे बड़ा था, चाइना आबादी के एतबार से सबसे बड़ा है। रकबे के एतबार से भी चाइना को कम नहीं है, इट्स नंबर 3। सो नॉट बिग इशू, एरिया भी मैटर करता है। फिर एक नई इस्तिलाह आ रही है, आज तक कॉन्सेप्ट रहा है सुपर पावर का। सुपर पावर क्या होती है? जो एक कंट्री होता है। चाइना को कहते हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ कॉन्टिनेंटल पावर, ये एक बड़े आजम जितना तगड़ी पावर होगी। यानी जब आप इस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी पूरा यूरोप, तो चाइनीज कहते हैं पूरा यूरोप क्या होता है? दे आर स्मॉलर देन अस। गो अहेड, बोलती बंद हो जाती है। मिसाल के तौर पर चाइना की जो मिडिल क्लास है इकोनॉमी वाइज, एंड रिमेंबर इकोनॉमी में सबसे अहम क्लास, प्रोडक्टिव क्लास, रिप्रोडक्टिव क्लास, प्रोस्पेरिंग क्लास, विच टेक्स होल नेशन, whole country ahead, is middle class, because middle class is excellent producer and excellent consumer. वो कंज्यूम भी बहुत ज्यादा करते हैं, वो प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसके बारे में दूसरी कोई राय नहीं है। हर स्कूल ऑफ थॉट के कैपिटलिस्ट और सॉरी इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं। आप गैस कर लें, एक बंदा है, उसकी इनकम जो है महाना, अगर वो से 1 करोड़ रुपया भी है, तो वो नुकसानदेह है आपकी इकोनॉमी के लिए, चूंकि वहां पर सरमाया कंसंट्रेट हो जाएगा, वो सरमाया पड़ा रहेगा। उसके मुकाबले में जो 10 लाख, बल्कि जो 5 लाख या 2.5 लाख, या मेरी तरह का जो बंदा जो मिडिल क्लास में आएगा, अपर मिडिल में चला जाएगा, वो 2 लाख रुपया कहती है इकोनॉमी, कहती है इससे आइडियल बंदा नहीं होगा। क्यों? मेरी कोई कमाल नहीं है। कहते हैं वो अपनी नजर से देखते हैं, अच्छा इस बंदे की सैलरी क्या है, आप बताते हैं 2 लाख रुपया। वो कहते हैं यार ये आपकी इकोनॉमी के लिए आइडियल है। कैसे जी? वो कहते हैं ये अखबार भी खरीदेगा, ये टीवी भी चलाएगा, ये गैस भी कंज्यूम करेगा, बिजली भी करेगा, गाड़ी भी छोटी मोटी चलाएगा, कपड़े भी खरीदेगा, जूता भी खरीदेगा, खाने पीने का सामान भी खरीदेगा, मोबाइल भी खरीदेगा, और
बचत बुचत इसकी कोई नहीं होनी, नॉमिनल सी होगी, कंसंट्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर जो मिडिल क्लास होती है वो पीसफुल क्लास होती है, वो मुल्क का, मुआशरे का भला चाह रही होती है। वो कहती नहीं नहीं यार, ये मुल्क बचा रहे यार, ये रहना चाहिए यार। क्यों? उसको पता है कि मुझे ये महीने के एंड पे जो ये पैसे मिलते हैं मैं इसी पे गुजारा करूंगा, और अगर हालात खराब होंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लोअर क्लास आपकी क्राइम की तरफ जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अपर क्लास आपकी तईशात की तरफ जाती है, वो तो बस महंगे से महंगा फलां खरीद लिया, महंगे से महंगा फलां चीज खरीद ली। लोअर क्लास बेहयात होती है, अपर क्लास वाहियात होती है। तईशात, नाच गाना, मशरूब मगरब, वो इस तरह की चीजें, वो एक अलग बात है कि आप कहें कि जी अगर वो चैरिटी कुछ करे, कुछ मतलब इस्लाम के अंदर बेसिकली जो सिस्टम है वो अमीर तरीन और गरीब तरीन दोनों क्लासेस इस्लामिक सोसाइटी में नहीं होती। इस्लाम का तसव्वुर ही इकोनॉमी का मिडिल क्लास का है। अब आप आए फिर चाइना पर, मैंने आपको मिडिल क्लास की अहमियत बता दी। मतलब लोअर क्लास तो अल्लाह ताला माफ करे, सुबह का खा लिया शाम की फिक्र है, शाम का खा लिया सुबह की फिक्र है, तो वो तो फिर कोई चीज प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा और ना ही कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम करेगा दूसरों को फायदा देगा, प्रोड्यूस करेगा तो भी दूसरों को फायदा तो देगा। तो लोअर क्लास का तो फिर वो छीना झपटी, मोबाइल छीनेंगे, वो करेंगे तो काम खराब होगा। सो दैट्स व्हाई मिडिल क्लास इज रियल क्लास। अब चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, जिसमें से 70% आबादी चाइना की मिडिल क्लास के तौर पे क्वालिफाई करती है। अब 70 करोड़ सीधा सीधा हो गया, 28 करोड़ फिर हो गया, तो यानी आप कह लें कि 90 करोड़ से 1 अरब चाइना की अपनी पॉपुलेशन मिडिल क्लास और अपर क्लास में आती है, तो वो क्या होगा? चाइना बजाते खुद ही दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बन जाएगी। तो बात समझ में आई? अब वो क्या कहते हैं? अच्छा यार, ये शायद आपने लिखा है इकोनॉमिकली वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप। मैंने आपको पहले भी मना किया था, इकोनॉमी वाइज कहा करें, इकोनॉमिकली ना कहा करें। इकोनॉमिकली का मतलब ये नहीं है जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी का मतलब हो जाता है जो बचत वाला हो, ये अवॉइड किया करें मिस्टेक। यस, बिगेस्ट वर्कफोर्स एंड कंज्यूमर फोर्स, विच फोर्स? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो चाइनीज ये कहते हैं कि जितने हमारी मिडिल क्लास है, पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे एक तरफ हो जाएं तो इनकी टोटल पॉपुलेशन इतनी नहीं बनती, या मुश्किल से बनती है। ये आर्ग्यूमेंट मैं आपको क्यों दे रहा हूं? चाइना इज गोइंग टू बी अ कंटिनेंटल सुपर पावर, यानी बर्रे आजम जितनी कुव्वत रखेंगे ये बंदे। यानी चले आप अमेरिका को छोड़ दे, पूरे यूरोप पे भारे है ये। इनकी अगर मिडिल क्लास 90 करोड़ की है, पूरे यूरोप की आबादी 75 करोड़ है, तो यूरोप पे तो भारे हो गई है। अब आगे चलते हैं, आगे चाइना से, अच्छा पहले मैं एशिया, अच्छा एशिया अगर उठता है, अब देखें ना, अगर चाइना के साथ पाकिस्तान मिलता है, आगे ईरान मिल गया, आगे टर्की मिल गया, तो जनाब इस किस्म का अलायंस बनेगा अमेरिकन का कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी, ईरान अब क्या था? ईरान दबा हुआ था, क्रश था, किसके अंडर? अमेरिका के अंडर। उनको एक सब्स्टिट्यूट मिल गया, उनका सांस बहाल हो गया, और ऐसा सांस बहाल हुआ है कि अब तो मेरा ख्याल है कि उनके ख्वाबों में भी चाइना ही आता होगा, ईरानियंस के। इसको आप कहते हैं बाइपोलर केमिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सबसे बड़ा फायदा होता है जब दुनिया बाइपोलर हो जाए, कि आपके पास एक सब्स्टिट्यूट तो है ना। फिर सेंट्रल एशिया, अच्छा एक और एलाई बनता जा रहा है चाइना का,
दैट इज रशिया. रशिया इटसेल्फ इज अ मेजर पावर, नॉट सुपर पावर बट मेजर पावर, मिलिट्री पावर है वो. अच्छा, अगर उनका अलायंस करीब आता है तो ये वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद दोबारा होने जा रहा है कि ये करीब आ रहे हैं. वो रकबे में सबसे बड़ा ही, आबादी में सबसे बड़े हैं. अब अगर ये ग्रेजुअली ईज आउट कर देते हैं टेंशंस चाइनीज, तो फिर तो जी वेस्ट के मुकाबले में नहीं, वेस्ट से आगे गो के इसमें अभी बड़ा टाइम है. ये ऐसे ही सोच लेने से और कह देने से नहीं होता. चाइना एक दिन में तो सुपर पावर नहीं बना, बट पोटेंशियल इज देयर. और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुस्लिम कंट्रीज को है वो क्या हुआ है कि जब से चाइना ने राइज किया है, अमेरिकन जिनका वो क्रश या क्रैश वो कर रहे थे सिविलाइजेशन मुस्लिम्स की, कम से कम उससे कुछ उनकी तवज्जो हटी है. पाकिस्तान को सुख का सांस मिला है, चाइनीज ने दिया है, ये मानना पड़ेगा आपको. उनका सी पैक गुजरता है यहां से, उनका सी पैक गुजरता था तो उन्होंने आपकी फरमाइश पर इंडिया को कहां डंडा दिया है? लद्दाख में. आपकी टेंशन ईज कर दी है. यस, ब्रीदिंग स्पेस, एब्सोल्युटली. यू मे कॉल इट ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, चाइनीज. ईरान को देखें, ईरान कोलैप्स करने के दर पे चला गया था. उन्होंने कहा ये लो $400 बिलियन, और वहां से किक आउट कौन हुआ है? इंडिया. लेटेस्ट डेवलपमेंट चाइनीज अब क्या कर रहे हैं, चूंकि हसीना वाजद की गवर्नमेंट है इंडिया बांग्लादेश के अंदर, जो शेख मुजीब की बेटी है, जो टोटली पाकिस्तान के खिलाफ है. लेकिन क्या हुआ, चाइनीज ने इंसेंटिव दिया उनको के खाना, उनको इंसेंटिव दिया कि आपकी जितनी ट्रेड आएगी ना चाइना में, हम उस पर टैरिफ यानी टैक्स नहीं लेंगे. इंडियंस ने कहा ये तो खरात है, ये वो है. उन्होंने कहा जो भी है, यू जस्ट कीप योर माउथ शट. उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने ऑर्डर किया है, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट आपने बांग्लादेश में बंद किया है ना, इसको रीओपन करो. सो दिस इज आल्सो हैपनिंग नाउ. उनका पाकिस्तान से टेंशन ईज होगी, इंडिया के साथ उनकी टेंशन इंक्रीज हो गई है. स्टार्ट तो पहली थी. सो चाइना अब अपने एलाइज ढूंढ रहा है, बना रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशिया. एक ये जो एंटी चाइना लॉबी के लोग हैं वो कहते हैं देखो जी, देखो अमेरिका कब्जा कर लेता है, कर्जा देता है, वो कर्जा आप पे नहीं कर सकते, आपकी जगह लीज कर लेता है. जगह लीज करता है, पैसे तो देता है ना आपको, फिर प्रोटेक्शन भी मिलती है आपको. अमेरिका की तरह आगे फौजी अड्डे तो नहीं बनाता. मतलब एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर कर लें कि जो सी पैक वाला रूट है, ये सारे का मालिक है जी चाइना. ये सड़क ही उनकी है, ये रोड ही उनकी है, रोड ही उनकी है. आपको इन रिटर्न और कुछ मिले ना मिले, अब पाकिस्तान की सलामती प्रोटेक्शन चाइनीज हेडेक है, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है उन्होंने आपको. वो यहां पर अमन चाहेंगे, वो यहां पर खुशहाली चाहेंगे. क्यों चाहेंगे? क्योंकि उनका एक शाहरग की तरह का रास्ता गुजरता है यहां से. पाकिस्तान को प्रॉब्लम, सी पैक पर इतराज करने वाला एक ही मुल्क है, दैट इज इंडिया. तो देखें, नेपाल के जरिए वो जूते मार रहे हैं उनके सर पे, भूटान के जरिए, अब बांग्लादेश के जरिए. श्रीलंका ने अपनी पोर्ट इजीली चाइनीज को देने की एक बड़ी वजह यह थी कि वो इंडियन से बड़े तंग थे कि यार ये कमबख्त ऊपर से आके ना हमारा इलेक्शन भी मर्जी का करवा लेते हैं, हमारे यहाँ कभी फटा करवा देते हैं, कुछ करते हैं, तो बेहतर है इनसे जान छुड़ाओ. चाइनीज सी पैक की तरह का एक रूट और कहां से गुजर रहा है? बर्मा से. अब ये आप नक्शा समझेंगे तो आपको समझ आएगी. वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट रोड इनिशिएटिव. अच्छा, उन्होंने एक और दुनिया एक्सप्लोर कर ली है चाइनीज ने, वो है अफ्रीका. अफ्रीका को कहते हैं चाइना ऑफ चाइना. जिस तरह चाइनीज कभी ओपियम ज्यादा कौम होते थे ना,
तो अब वो कहते हैं जी ये हम अफ्रीका को उठाएंगे, वो वहां पर डील्स कर रहे हैं, वो लगे। अब आर्ग्यूमेंट जो अगला बनता है कि अमेरिका की जंग चाइना से जो है उसमें एक चाइना एलाइंस बना रहा है, प्लस ये वॉर जो न्यू कोल्ड वॉर है या नेक्स्ट कोल्ड वॉर है, इट विल बी मैक्सिमम ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। व्हाई? चाइनीज, अच्छा चाइना से जो उनको प्रॉब्लम वाला वो सिलसिला चला आ रहा था, एक चाइनीज एशियन है, एक चाइनीज की रेस वो नहीं है। मतलब दुनिया में रेसिस तीन है, एक नीग्रू ब्लैक जिन्हें आप कहते हैं, एक ककेशियन, ककेशियन में एक हमारी तरह के कलर्ड लोग, एक प्योर व्हाइट जो यूरोपियन और अमेरिकन लोग हैं, तीसरी रेस होती है ये चाइनीज, ये छोटे छोटे कद, मतलब वो मजाक में जो हम इनको चुने चुने फीने फीने नहीं कहते, ये मंगोलियन रेस है। तो अगर वो ब्लैक्स को कबूल नहीं करते तो आपका क्या ख्याल है, मंगोलियन को कर लेंगे? चाइनीज आर कम्युनिस्ट, ये बात भी उनको खटकती है कि नहीं यार, इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी नॉन डेमोक्रेटिक है। सिर्फ एक बात है कि चाइनीज आर एथीस्ट पीपल, ये चाइना में कोई मजहब है नहीं। अच्छा, लेकिन वो पंगा करते हैं कि अगर वो मुस्लिम ममालिक इलाकों पर कुछ पाबंदियां लगाते हैं तो उसकी आवाज अमेरिका उठाने की कोशिश करता है, जी देखो देखो ये गलत कर रहा है। सो अब कोल्ड वॉर चाइना और अमेरिका की पहला टारगेट यूरोप है कि यूरोप को चाइना अपनी तरफ टिल्ट करने की कोशिश करेगा, टिल्ट ना कर सके कि न्यूट्रल मार्केट बन जाएगा। चाइना फिर क्या है, कंटिनेंटल पावर है, इतनी बड़ी पावर है। मसलन ये कोविड क्राइसिस जो है, इसके पीछे अभी तक एक आर्ग्यूमेंट जिस पर तकरीबन इंटेलेक्चुअल्स का इत्तेफाक है कि और तो पता नहीं, मकसद था कि जो वर्ल्ड का जो सिस्टम है ना उसको एक जगह पे जाके ठटकाया जाए, रोका जाए, सो दैट ये जो चाइनीज बढ़ते 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 यूं छलांगे मारते जा रहे हैं, इनको यार कुछ तो स्पीड ब्रेक ना सी, कोई स्पीड ब्रेकर तो लाओ, इनको थोड़ी सी ब्रेक तो लगे, इनकी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब हो, क्योंकि अदरवाइज चाइना जो है वो 2023 में it was calculated was going to be the number one superpower of the world in terms of economy, total economy wise चाइनीज नंबर वन होने जा रहे थे। अब ये तो आपने याद होगा आपको कि आपने सुना था कि चाइना में चाइनीज ने कहा था जी कोविड क्राइसिस कहां से शुरू हुआ, चाइना से लेकर कहते ना ना ये अमेरिकन छोड़ के गए थे हमारे यहाँ। अब वो बातें टाइम पे क्लियर होंगी, लेकिन कहा जाता है कि जी उसके बाद पता नहीं चला कि वो कैसे फैल गया, उससे मकसद ये था कि पूरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए रोका जाए। वो खैर वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक बात पक्की है, वो पक्की क्या है कि चाइना रिकवर कर गया। ओ यस। और मुझे तो कुछ चीजें डाउट में डालती हैं कि मुझे मसलन अमेरिका में उस तरह का स्प्रे होता नजर नहीं आ रहा जिस तरह चाइना में हो रहा था। आपको याद है ना वो बजरी घोलने वाली मशीनों की तरह बड़ी बड़ी मशीनें उनकी चल रही होती थी और वो स्प्रे कर रही होती थी। जिस तरह का लॉकडाउन चाइनीज ने किया अमेरिकन सोच भी नहीं सकते। बीजिंग बंद था, सड़कें बंद थी, तो अमेरिकन हंसते हुए वीडियो शेयर किया करते थे, मुझे याद है, ये देखो चाइना का क्या हाल हो गया। So Cold War is going to be on economic grounds. It will be having some proxy wars as well. प्रॉक्सी वार तो आपको समझ याद है ना कि अमेरिका के हिस्से की लड़ाई चाइना के खिलाफ कोई और मुल्क लड़ेगा, टारगेट अमेरिका नहीं करना है। मिसाल के तौर पे एक प्रॉक्सी कौन लड़ रहा है, इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना से पंगा लिया हुआ है, चाइना से सिंह फंसाए हुए हैं। हालांकि उस टसल में पूरा इंडिया कोलैप्स कर सकता है, लेकिन वो प्रॉक्सी लड़ रहे हैं। कभी हमने लड़ी थी अफगानिस्तान में चाइना के कहने पे, सॉरी अमेरिका के कहने पे, अब इंडिया लड़ रहा है। चाइना की प्रॉक्सियां कौन लड़ रहा है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान भी एक लड़ सकता है, इंडिया को रोक के तो रखता है ना जी। अब चाइनीज प्रॉक्सी में बांग्लादेश भी आ गया, क्योंकि उनकी सारी पॉलिसी बदल गई। हसीना वाजद चाहती होगी, लेकिन वहां की एजेंसियां उनको उसको रिपोर्ट करती हैं कि बीबी हम अभी एक गरीब मुल्क हैं, उठ रहे हैं,
इस मुल्क ने इतना बड़ा इंसेंटिव दे दिया, कहते हैं जो मर्जी लाओ, जितना मर्जी लाओ, कोई टैक्स नहीं है, तो छोड़ो इंडिया ने हमें क्या देना है। तो उसकी पॉलिसी में चेंज आ गई। इकोनॉमी, इकोनॉमी, ये हमें किताबी बातें होती हैं। हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समुद्र से गहरी। हमारा चाइना से आपको पता है, देयर इज नथिंग कॉमन थिंग एक्सेप्ट वन, दे आर एशियन, वी आर एशियन, नॉट अ सिंगल पॉइंट मोर, एक भी चीज और नहीं है। वो मंगोलियन, वो एथीस्ट, वो चाइनीज बोलने वाले, हमसे क्या कॉमन है जी उनका? हाँ, एक चीज और कॉमन है। आईआर की दुनिया में कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, सिर्फ इंटरेस्ट चलता है। लेकिन चाइना ने जितना साथ पाकिस्तान का हिस्टोरिकली दिया है, हाँ ज्योग्राफी भी है, वो अभी तक तो लाजवाब है जी। अच्छा, एक मैं आपको, वैसे तो मैंने वीडियो शेयर की थी, लोग पूछते हैं कि जी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस चाइना के लिए जियो पॉलिटिकल है, जियो इकोनॉमिक है कि जियो कल्चरल है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो जब आप कहते हैं ना जियो, तो जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी, यानी आप कहने लगे हैं जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की ज्योग्राफी की वजह से जो उसके सियासी तल्लकात होंगे उसको जियो पॉलिटिक्स कहेंगे। अब ज्योग्राफी में क्या आता है? उस मुल्क का रकबा कितना है, उस मुल्क की लोकेशन क्या है, उस मुल्क की शेप क्या है, उसकी नेबर में क्या है, मैदानी इलाके हैं, दरिया है, समुंदर है कि नहीं है, वहां की आबादी कितनी है, वहां का नजरिया क्या है। सो वो सारा कुछ मिलके अगर सियासी तल्लकात उस पर होंगे वो जियो पॉलिटिकल होगा, अगर वो मुआशी होंगे वो जियो इकोनॉमिक होगा, और अगर उसकी बुनियाद पर मिलिट्री को रिलेशन या अलायंस बनता है तो दैट विल बी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर एनी कंट्री लाइक चाइना। ये मैं बहुत कुछ कह गया तो, लेकिन ये जरूरी था, आप बाद में भी सुन सकते हैं। इसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस of Pakistan in terms of geo-economics, geopolitical, geostrategic. So for China, yes, very good question, Jai. We have all geopolitical, geostrategic, geo-economic. We have all the three. With whom only one power and that is China. उनको जरूरत है, गरीब को तो जरूरत होती है ना। गरीब को तो यही होता है यार, और कुछ ना हो, मुझे मारे कोई ना यार, ये कभी आ गया अमेरिकन तंगा करते रहे हैं यहाँ पे, कभी इंडियन आ गए यार, कभी ईरान सऊदीया की लड़ाई आ गई, जान छड़ाओ यार। मतलब पहली बात तो जिंदा रहना है, जिंदा रहने के बाद फिर रोटी है वो चाइनीज कहते हैं ये लोग, ये सी पोर्ट है, ये मोटरवेज है। जब पता चलना है सी पैक है जब रेलवे चली। जब आप भी घूमने फिरने यहाँ से बस का टिकट मेरा ख्याल है 10,000 रुपया सर्विस लॉन्च होने लगी थी कि आप 10,000 रुपए में चाइना होके आ सकेंगे। मतलब टू बी न्यूट्रल और ऑनेस्ट, आपने कभी सोचा है कि अब आपके पास एक पहला को ऐसा एरिया आ रहा है जहां पर आप बाआसानी जा सकते हैं, क्या करने? सैरो तफरी, तालीम, इलाज मुआलजा, और वो होगा चाइना। इससे पहले इंडिया जाओ, उनकी एजेंसियां नहीं छोड़ती। अफगानिस्तान कौन जाना चाहेगा? ईरान में उस मसलक का बंदा चला जाए तो ठीक है, बाकी जाएगा तो वो भी घबराया घबराया सा रहता है। चलो कोई मुल्क तो मिला जहां घूमने फिरने जाएंगे, 10-20 हजार रुपए में आना जाना, और वहां पे घूमने फिरेंगे आप। अब कहा यह जा रहा है कोविड क्राइसिस के पीछे कि देखिए ना, इसमें कुछ सस्पिशियस चीजें तो हैं कि जी ये चीज बड़ी खतरनाक है। अच्छा यार, अगर खतरनाक है तो टोटल करो, क्रश करो। मतलब माजरत, जितना आपने पैनिक क्रिएट किया है उतनी खुदा ना खासा डेथ्स नहीं हुई। चले अब 5 माह होने को आए यार, कोई तो इलाज मुआवजा होना चाहिए था अब तक। चाइना वाला सिलसिला शामिल कर लें, 7 माह हो जाते हैं, कोई वैक्सीन नहीं आ रही, कोई मेडिसिन की क्लैरिटी नहीं है। तो इसके पीछे एक जो थॉट प्रोसेस है जिसे कॉमन सेंस थ्योरी कहते हैं, वो कहते हैं जी ये यही बनता है
कि इट वाज स्टॉप टू द स्टेटस को, या जो एक ट्रेंड चल रहा था दुनिया में, और ट्रेंड एक ही चल रहा था दुनिया में, वो क्या था कि चाइना वाज गोइंग टू डोमिनेट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, येट मोर एंड मोर। तो उन्होंने कहा कि रोको ये सारा कुछ एक लम्हे के लिए, फिर देखते हैं रीअलाइंस कैसे बनते हैं, क्या करना है अरेंजमेंट। सो अमेरिका चाइना वॉर primarily going to be economic, then military, then social or cultural, because Chinese are communist, politically communist, economy wise वो भी तकरीबन कैपिटलिस्ट हो गए। प्रॉक्सी वॉर्स और प्रॉक्सी ग्राउंड्स खुल चुकी हैं। एक प्रॉक्सी अमेरिका की लड़ेगा ताइवान, वो शुरू से खिलाफ है चीन के। चीन कहता है हमारे साथ मिल जाओ। हांगकांग का इशू कैश ऑन करते हैं अमेरिकन। एक चीज जो अभी तक डिफीट है अमेरिकन के लिए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यू नो व्हाट, इंटरनल क्राइसिस ऑफ यूएसए। ये ग्रेट डिप्रेशन में इतना इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आया था जितना अब अमेरिका में आ चुका है। पॉइंट्स टू पॉन्डर, सोचिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, एडवांस्ड इकोनॉमी वाइज, मेडिसिन वाइज, yet maximum deaths have taken place in USA. Why? There are crises in the name of black and white division. अमेरिकन झंडे तक जलाए हैं जो प्रोटेस्टर थे इसमें, ये जो अभी वहां पे क्लैश चल रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं है। ब्लैक्स खड़े हो सकते हैं, ये तहरीक बड़ी हो सकती है। तब अमेरिका में भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना जी। इकोनॉमिक रिसेशन है, कितना देर और कितना अमेरिका रेजिस्ट करेगा? अगर यूरोपियंस उसके हाथ से निकल गए तो फिर क्या वो अपने आप को नंबर 2 के तौर पे मान लेंगे कि या वो भी रशिया की तरह टिल डिसमेंबरमेंट ऑफ चाइना और ऑफ देमसेल्फ वो लड़ते हैं? ये डिसाइड करेगी तारीख विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर इसका पता चलेगा। आखिर में कभी अगर कोई इसमें कोई इंप्रूवमेंट आ गई न्यू कोल्ड वॉर में, तो वो फिर आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेरे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक है जो मैं बोल रहा हूँ, वो तारीख बन रही है कि इन बातों को, ये लेक्चर कोई 2 घंटे बाद आपको अवेलेबल होगा, इसको केयरफुली सुनिए, इसके नोट्स बनाइए, इसके पॉइंट्स बनाइए। जब दोबारा ये लेक्चर सुने तो आपके सामने वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप जरूर होना चाहिए, प्लीज। उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। एंड होप कि इट विल मीट यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। वॉर, कोल्ड वॉर, टसल, वट एवर द नेम, बिटवीन चाइना एंड यूएसए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए।